आदिवासी महिला ने इस देश का सर्वोच्च पद हासिल किया है। द्रौपदी मुर्मू देश की 8वीं राष्ट्रपति के रूप में आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। देश की पहली आदिवासी महिला हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में आपने जो है वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। ये निश्चित रूप से देश के लिए महत्वपूर्ण बात है, उस वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बात है जो कहीं पतित है और जिसे आशा है कि कोई विकास की किरण आएगी और उसके दरवाजे तक पहुंचेगी, उसके गांव तक पहुंचेगी और वो भी इस देश की मुख्य धारा में शामिल होगा। बहरहाल द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इस देश के लिए, देश के आदिवासियों के लिए कितना हितकर है। क्या वाकई आदिवासियों का विकास होगा? क्या वाकई आदिवासियों की जिंदगी में प्रकाश की कोई नई किरण आएगी या वो सिर्फ वोट बैंक का आधार बनकर रह जाएंगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, जो प्रवक्ता हैं भाजपा की। आपका बहुत स्वागत है दिव्या जी। हमारे बीच में योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में मौजूद हैं संजीव वैद्य जी, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है। नमस्कार दिव्या जी, शुरुआत करना चाहूंगा, एक महिला के रूप में आप क्या सोचती हैं, कैसा दिन है आज देश के लिए, कितना महत्वपूर्ण दिन है जब एक आदिवासी महिला 8वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? 15वीं राष्ट्रपति जी। तो पंकज जी, आज वाकई मैं अभिभूत हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो निर्णय किसी पार्टी से रिलेटेड है इसलिए अभिभूत हूँ, एक महिला होने के नाते, एक ऐसी महिला होने के नाते जिसने जीवन पर्यंत संघर्ष करा और संघर्ष करने के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारी। उस सारी की सारी उदासी में से निकलकर वो बाहर आई और बाहर आने के बाद फिर उसने अपना जीवन अपने हाथों में लिया। संघर्ष की बेमिसाल, एक जिसे कहना चाहिए कि एक प्रतिमूर्ति है वो। और मैं अभी शायद बोलते बोलते फिर भावुक हो जाऊं, लेकिन जब मैंने उनका सारा वो ताना बाना आज फिर देखा, जब उसके बाद वापस उनका सोचा कि वो कहाँ से आई हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करा होगा। शायद शिक्षा का एक एक दिन, उस स्कूल से, कॉलेज से, फिर अपने पति और बेटों के मृत्यु का सारा अवसाद, और उसमें से निकल कर आना और कहाँ से कहाँ तक पहुंचना, उनकी क्या यात्रा रही होगी, वो सब सोच के आज बहुत भावुक भी हूँ, बहुत गौरवान्वित भी हूँ। और एक महिला की जो सारी की सारी संघर्ष है, उसके लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से भारत का धन्यवाद करूं। मैं किसी एक का धन्यवाद करने के बजाय भारत का धन्यवाद करती हूं, क्योंकि उन्होंने सबने जिस तरह से हाथों हाथ लिया है इस नाम को, अनन्य जनता को जो प्रणाम कर सकती हूँ, करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण का इससे अद्भुत एक उदाहरण नहीं हो सकता था। तो कोटि कोटि नमन उस महिला को और कोटि कोटि नमन आज भारत को, जिनको 15वीं राष्ट्रपति के रूप में एक सशक्त महिला मिली है, जो सादगी का भी उदाहरण है, सशक्तिकरण का भी उदाहरण है, सौम्यता का भी उदाहरण है, और राजनीति का एक ऐसा सफर जहां हम ये कहते हैं कि ये कलंक कोठरी है, यहाँ से कोई बेदाग निकल के बाहर नहीं आ सकता, उसके बावजूद वो बेदाग रही हैं। और बेदागी का जो एक अनमोल उन्होंने आज एक अनूठा उदाहरण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या जी, जब द्रौपदी मुर्मू ये कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि क्या मैं इस काबिल हूँ, इस वाक्य को आप किस रूप में देखती हैं? ये अपने आप में द्योतक है उस बात का कि इंसान जो लदा हुआ पेड़, जो हम पुरानी कहावतें सुनते थे कि लदा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है, तो वो जितना लद जाता है उसकी सौम्यता और विनम्रता कहीं नहीं जाती। वो काम करता रहता है निरंतर, उसको अपने काम पर, कर्म पर विश्वास है। उसने कभी फल मांगा नहीं अपने लिए, लेकिन जब फल मिलता है तो उसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि क्या वो सचमुच इस लायक है कि कोई उसको इतना महिमा मंडित कर दे। मतलब मुझे लगता है कि इस बात से उनकी विनम्रता का, इस बात से उनकी विशालता का, इस बात से उनके पर्सनालिटी की स्ट्रांगनेस का, इससे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा। निश्चित, बिल्कुल सही कहा योगेश जी। आदिवासियों के हित में ये कितनी बड़ी बात है। वो आदिवासी वर्ग जो सालों से, लगभग 70 साल देश के हो गए हैं आजाद हुए, उसके बाद में भी आज भी यदि आदिवासी इलाकों में हम जाते हैं तो आदिवासियों की स्थिति में सुधार हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से आदिवासियों को आना चाहिए था वो नहीं आ पाए हैं। क्या आपको लगता है, क्या उनके आत्मसम्मान में ये एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि है द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करना?
पंकज जी, थोड़ा सा प्रश्न आपका लंबा है, समय चाहूंगा। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को 15वें राष्ट्रपति के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, दीर्घायु हो वो। एक बात। दूसरी बात, दलित महिलाओं के उत्थान की बात आपने पूछी, तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामले 11.09% बढ़ गए हैं। 2021 में SC/ST अपराधों की संख्या में 10,081 अंक तक पहुंच गया है। मतलब बेतहाशा वृद्धि हुई है माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के अंदर। इससे पहले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी, वो भी दलित वर्ग से आते थे। तो क्या दलितों के ऊपर अत्याचार के मामलों में कोई कमी हुई, या उन पर अपराध करने वाले अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा गया? ये एक अलग बात है। चूंकि अभी आगामी मिशन 2023-2024, इसलिए मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रपति, देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद हमारे देश को गौरवान्वित करने वाला पद होता है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से सर्वाधिक योग्य लोगों का चयन उस पद के लिए होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो योग्य नहीं है, वो योग्य हैं, उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वोटों को साधने की नीयत से, उसकी मंशा से एक ऐसे प्रत्याशी को जनता के समक्ष रखते हैं कि आपने मध्य प्रदेश 2018 में 89 आदिवासी बहुल सीटों में से 59 सीटें खो दी थी, 2024 भी सामने है, तो केवल एक वोट बैंक के रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रामाणिकता आपकी संदेह के घेरे में इसलिए आती है कि पिछले कार्यकाल में भी राष्ट्रपति हमारे दलित वर्ग से थे। इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन रहे। इसके पहले दो हमारे कैंडिडेट पीए संगमा जी और अल्फ्रेड सांवले जी, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। तो महिलाओं में ये दूसरी कैंडिडेट है प्रतिभाताई पाटिल के बाद। तो निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति जी को रबर स्टाम्प न बनकर अपने वर्ग के उत्थान के लिए निश्चित रूप से आगे आना होगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपको अगर अपने वर्ग का उत्थान करना है, आदिवासी, दलित वर्ग और जितने भी ट्राइबल एरिया से लोग आते हैं, उनके अत्याचार के मामले जैसे ही बढ़ते हुए दिखे, केंद्र सरकार के ऊपर सवालिया निशान माननीय महामहिम को उठाना चाहिए। योगेश जी, एक बहुत सहज सवाल उठता है, हालांकि ये आपके लिए बड़ा आसान है, लेकिन आम दर्शक जो इस वक्त देख रहा है सीधा प्रसारण, उसको समझाना हमें जरूरी है। आपने कहा वोट बैंक, एक महिला राष्ट्रपति जब बनती है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, तो वोट बैंक में कैसे इजाफा होता है? आदिवासी कैसे झुकता है भाजपा की तरफ? क्या तरीका होता है? मतलब मैं, बहुत सामान्य प्रश्न है मेरा ये, जो आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। कैसे फायदा होगा भाजपा को? देखिए, वो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीयत खोट स्पष्ट नजर आती है कि उन्होंने जिस दिन से द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट घोषित किया, उसी दिन से उन्होंने ऐतिहासिक फैसला, आदिवासी बहुल क्षेत्र से हमने एक बहुत ही ट्राइबल एरिया से उठाकर एक महिला को प्रत्याशी बनाया। इसका क्या तात्पर्य साहब? जबकि राष्ट्रपति किसी वर्ग विशेष का नहीं होता, वो सभी संप्रदाय का होता है, सभी धर्मों का होता है, पूरे राष्ट्र का होता है। मगर उसके ऊपर ठप्पा किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया, किसी और दल ने नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुप्रचारित किया जी। तो इनकी नीयत में खोट स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। जी। चलिए संजीव जी, आप तक पहुंचूंगा मैं, लेकिन दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं। दिव्या जी, क्या कहना चाहती हैं आप? जो योगेश गुप्ता जी का सीधा आरोप है कि वोट बैंक के लिए किया गया है द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन। जी, धन्यवाद पंकज जी, आपने वापस मुझे काउंटर करने का मौका दिया। मैं बहुत सारे पॉइंट्स नोट कर रही थी, माननीय योगेश जी ने बहुत सारी बातें कह दी, मैं उनके पॉइंट्स इसीलिए लिखने में लगी हुई थी कि याद रहे मुझे, मैं एक साथ जवाब दे सकूं। पहली बात तो पंकज जी, मैं शायद हमेशा योगेश जी के साथ भी, आपके साथ भी इस बात को लेके हमेशा बात कहती रहती हूँ, ये वोट बैंक की राजनीति क्या चीज होती है,
और ये राजनीति कांग्रेस ने वर्षों वर्षों करी, इसलिए इनके पास ये टर्मिनोलॉजी है वोट बैंक। देखिए साहब, जब आप हितग्राही की बात करेंगे तो आप सिर्फ जनता के हित की बात करेंगे, वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं होती। और अगर आप अपने काम योजनाएं सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक संकीर्ण मानसिकता दिखाती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, माननीय योगेश जी ने उठाई डेटा की, तो सर आज ही एनसीआरबी के डेटा आए हैं और एनसीआरबी के डेटा में जिस तरह से गिरावट आई है वो माननीय सदन पर रखे जाने वाला औपचारिक ऑफिशियल डेटा है। कृपया उसको एक बार देख लीजिए, तब आपको पूरा का पूरा डेटा दिखाई भी दे जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से आंकड़े उठाए दिव्या जी, उसी में सही आंकड़े उठाए सर। उसमें से जो आपने एग्रीगेट आंकड़े हैं वो एग्रीगेट आंकड़े आपने नहीं गिनाए, यू वर वेरी सिलेक्टिव, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ एक बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आपने रबर स्टैंप की चिंता करी कि रबर स्टैंप आपको प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, तो सर प्रतिभा पाटिल रबर स्टैंप नहीं थी? कौन सी किचन कैबिनेट में से उठा के लेकर आए थे आप उनको? क्या उनमें वो सारी योग्यता थी जिनको आपने बनाया था और क्यों बनाया गया था? कहां से वो राष्ट्रपति कैंडिडेट थी? जब अब्दुल कलाम साहब दूसरी बार अपनी टर्म चाह रहे थे तो माननीय सोनिया गांधी जी ने अड़ंगा डाल के नहीं बना के प्रतिभा पाटिल, एक बहुत मतलब कहा कंपैरिजन देखिए अब्दुल कलाम साहब और एक कंपैरिजन देखिए प्रतिभा पाटिल। क्या प्रतिभा पाटिल जी में वो प्रतिभाएं थी कि वो प्रेसिडेंट बना दी जाती? लेकिन कांग्रेस ने बनाया क्योंकि शायद उनको रबर स्टैंप के एक प्रेसिडेंट चाहिए था। और तब किसी जवाब जरूर ले लीजिएगा पंकज जी। सर एक सेकंड अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात, लोगों तक पहुंचाने को अगर मीडिया या अगर इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है तो क्या तो भी कांग्रेस को कष्ट होना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि एक पहली बात तो ये कि आपका कैंडिडेट, आपने जो कैंडिडेट डिक्लेयर करा था वो कैंडिडेट सत्ता लोलुप कैंडिडेट, इतना वीक कैंडिडेट था कि उस बारे में अगर कांग्रेस के पास रोल बैक करने का टाइम था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपकी ईगो आड़े आ रही थी कि आपने रोल बैक नहीं करा। अगर आप रोल बैक कर जाते तो मुझे लगता है कि इस कांग्रेस को एक बहुत बड़ा फुटेज मिल जाता इस बात की समर्थन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक कैश 22 सिचुएशन में लाके आप खड़े कर दिए गए, जवाब जो ना आप हाँ कर सकते थे ना आप ना कर सकते थे। चलिए तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और क्यों ना महिमा मंडित करा जाए, एक ऐसी महिला को लेकर आना क्या महिला के लिए गर्व की बात नहीं है? बिल्कुल, आदिवासी महिला के रूप में है निश्चित रूप से। चलिए योगेश जी, बहुत समय चूंकि संजीव जी तक पहुंचना है, तो बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं योगेश जी। देखिए, मैं दिव्या जी की इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि इन्होंने प्रतिभाताई पाटिल की योग्यता पे सवाल उठाया। शायद ये जानती नहीं कि वो हमारी लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने विभिन्न प्रभारों का दायित्व संभाला था, और महाराष्ट्र की कैबिनेट में भी वो बहुत लर्नेड और बहुत योग्य महिला थी वो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि द्रौपदी जी नहीं है, द्रौपदी जी की योग्यता पे तो मैंने सवालिया निशान उठाया ही नहीं। मेरा कहने का स्पष्ट रूप से यह संकेत था कि अगर आपने आदिवासी वर्ग से एक महिला को कैंडिडेट बनाया, आपने बात करी सर्वसम्मति की, उस पर भी मैं रोशनी ये डालना चाहूंगा पंकज जी कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट हमारे भारत में कई बार राष्ट्रपति बनाए गए, लेकिन उसके लिए पहल केंद्र शासित सरकार को करनी होती है। माननीय एक मिनट देखिए, तो हाँ मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, अगर नहीं आए तो आप बोलिएगा। माननीय मोदी जी ने किसी से भी चर्चा करने से पहले कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिया, बाद में राजनाथ सिंह जी को प्रतिनिधि बनाकर भेजा। ये कोई तरीका नहीं होता सर्वसम्मति बनाने का। आपको कैबिनेट और सर्वदलीय बैठक में आपको एक मिनट दिव्या जी, देखिए आप बीच में बोल के डिस्टर्ब करेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाकर उसमें मुर्मू जी का नाम प्रस्तावित करते, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सभी दल उस पर मान्य होते, वो सर्वमान्य कैंडिडेट होते, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस को भी कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए एक तरीका होता है सर्वसम्मति बनाने का। बाकी रबर स्टैंप की बात कही तो प्रतिभाताई पाटिल कहीं से भी रबर स्टैंप नहीं थी, हमारे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कहीं से भी रबर स्टैंप नहीं थे, डॉक्टर योगेश जी और दिव्या जी, जब हम पढ़ते हैं किताबों में और हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं और जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें ये कहा जाता है, मतलब मैं राष्ट्रपति की बात नहीं कर, मतलब मैं द्रौपदी की बात नहीं कर रहा, प्रतिभा पाटिल जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कहा जाता है कि हमारे देश में जो संवैधानिक ढांचा है उसमें राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प की तरह होता है, ये किताबों में लिखा हुआ है। बहरहाल संजीव जी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, आपने दिव्या जी को भी सुना, योगेश जी को भी सुना, क्या लगता है एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना इस देश के लिए गौरव की बात है, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए गौरव बात है, आदिवासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन ये क्या वाकई विकास के पथ की एक कोई नई गाथा लिखने की बात है?
जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले हमारे पंद्रह राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को हार्दिक बधाई देता हूं मैं, मेरी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि भाई वाकई ये देश के लिए गौरव की बात है कि एक संघर्षशील जीवट आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना, यह वास्तव में हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा, पंकज जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं खुद संविधान पढ़ाता हूँ मैं यूपीएससी के लिए, और जब हम संविधान की किताबें उठाते हैं तो उसमें वहां पर एक ही शब्द लिखा होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन, है ना, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है ना। रबर स्टैंप तो नहीं लिखते, खैर रबर स्टैंप तो चर्चा में आ गया है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड जरूर कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भले ही वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हो, लेकिन ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति के पास भले ही शक्तियां नहीं हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने खुद कहा था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन पावर हासिल की जाती है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में उस पावर को हासिल किया और देश को तरक्की के पथ पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रपति का जो पद है, नॉमिनल होने के बावजूद एक प्रभावशाली पद है, और इससे निस्संदेह भारत में जो आदिवासी समाज है उसमें एम्पावरमेंट तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। जी संजीव जी, कैसा लगता है, आप जो बता रहे हैं कि पावर हासिल की जा सकती है, क्योंकि आप तो शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और संविधान पढ़ाते भी हैं, क्या तरीका हो सकता है, या हम कलाम साहब को उदाहरण में लें कि हम कैसे उन्होंने जो है अपनी ताकतें हासिल की, वो शायद इस माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचेगा, द्रौपदी तक भी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्योंकि कलाम साहब एक वैज्ञानिक थे, तो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचते के बाद उन्होंने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग देश के विकास में किया। हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी एक आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, और वो आदिवासियों के दुख दर्दों को समझती है। जैसे मैं कहा जाता है कि जाके पैर ना पड़े विवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो उन्होंने आदिवासी समाज के दुख दर्द को देखा है, और निस्संदेह राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद वो आदिवासियों के हित में कार्य तो करेंगी, निर्णय तो लेंगी, और उनको समस्याएं पता है, और चूंकि अब संवैधानिक प्रमुख भी हैं, तो निस्संदेह आदिवासी समाज में एम्पावरमेंट होगा, और वो इसमें सक्षम भी है इसको करने में। बहुत अच्छी बात है। दिव्या जी, मैं बहुत सकारात्मक बात करना चाहूंगा अभी, क्योंकि समय कम है। दिव्या जी, द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से आदिवासियों को स्वाभिमान तो बढ़ा है निश्चित रूप से। उन्हें लगेगा कि हमारे बीच की कोई महिलाएं हैं जो राष्ट्रपति सबसे देश के सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन उनके विकास की गति कैसे तेज होगी, क्या इस पर कुछ काम होगा? पंकज जी, जैसा कि आपने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है, मेरा ऐसा मत ये है कि किसी के भी आ जाने से उस पर्टिकुलर समाज को, उस पर्टिकुलर सारे के सारे उन लोगों को एक जो गर्व का महसूस होता है, जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो एक ये लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे लगता है आज देश की हर ग्रामीण, हर ओबीसी, हर जनजाति की लड़की को जो थोड़ा बहुत भी शिक्षा के प्रति इंक्लाइंड होगी, जो करना चाहती होगी, उसको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा कि ये संभव है। ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए पहुंच के बाहर है। और ये जो एग्जाम्पल है, ये जो परिवर्तन की धुरी का चेंज आता है, ये इसी तरह से समाज में, जिसको हम कैथारसिस बोलते हैं, ये कैथारसिस का एक तरीका है। ये नहीं होता कि एक ओवरनाइट को चेंज हो जाएगा, लेकिन उस ओवरनाइट चेंज की प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी, और वो प्रक्रिया बहुत समय से मुझे लगता है लंबित थी। एक एग्जाम्पल आने से उसका एटलीस्ट इनर्शिया, जो एक कहते हैं इनर्शिया, हट जाता है और वो एक बॉल रोलिंग हो जाती है। ये रोलिंग बॉल है, और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस महिलाओं में भी, समाज में भी हमको देखने को मिलेगा। और ये इसके बहुत अच्छे दूरगामी समाज के उत्थान के जो परिणाम मिलेंगे वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होंगे, एनकरेजिंग होंगे। इस बात को लेके कहना चाहती हूँ। बस एक आपने एग्जाम्पल और दिया था कि क्या छीनना कैसे जाता है, जैसे संजय जी ने कहा था या उन्होंने कहा था। मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि मैन बिहाइंड द टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने इलेक्शन कमीशन और उसके पहले, शेषन जी के आने के पहले, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की महत्ता क्या होती है हमने जानी भी नहीं थी। लेकिन जब से टीएन शेषन जी आए थे तब हमने जाना कि उस पद की, उस व्यक्ति की क्या गरिमा हो सकती है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन भी ये महसूस होता है और ये इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। इसलिए व्यक्ति भी जरूरी है, पद भी जरूरी है, व्यक्ति कौन है, क्या है, किस तरह से गरिमा के साथ अपना काम क्रियान्वित कर रहा है, वो भी बहुत जरूरी होता है। जी, बहुत अच्छी बात है। योगेश जी, मैं बहुत सकारात्मक बात आपसे भी करना चाहूंगा कि कैसे
हम इस माध्यम से, हालांकि हम मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाना भी चाहेंगे द्रौपदी जी तक, कैसे द्रौपदी मुर्मू जी अपने आप को प्रस्तुत करें ताकि वो उनका कद जो है जस्टिफाई हो सके और जो आज सवाल उठ रहे हैं वो सवाल खत्म हो। देखिए पंकज जी, सर्वाधिक प्रताड़ना के मामले अगर एशिया में कहीं है महिलाओं के प्रति तो वो भारत में। योगेश जी समय थोड़ा सा कम है, संक्षेप में। जी हाँ, पिछले 10 वर्षों में ये आंकड़े बढ़े हैं। निश्चित रूप से एक महिला राष्ट्रपति के नाते हर भारत की महिला उनकी ओर इस नजर से देखेगी कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामलों में वो हस्तक्षेप करें और उस पर कड़े दिशा निर्देश केंद्र सरकार को जारी करें। डॉक्टर यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व उन्होंने संभाला है। उसी में आगे बढ़ाते हुए इनके एक कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का आज का जो बयान है वो इस पर रोशनी डालता है कि आज की जो राजनीति है उसको देखकर घिन आती है। सत्ता के सुख के लिए राजनीति की जा रही है, वर्ग उत्थान के लिए राजनीति नहीं हो रही, समाज के उत्थान के लिए राजनीति नहीं हो रही। किस रेफरेंस का कहां जी चलिए चूंकि समय है, बहुत सारा धन्यवाद आप जुड़े, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्रौपदी मुर्मू जी इस देश के लिए, एक आदिवासी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में एक जो मैसेज गया है कि किस देश में एक आदिवासी महिला उच्च पद पर पहुंच सकती है, तो निश्चित रूप से उस देश का दर्शन, उस देश की सोच जो है उसे नमन किया जाना चाहिए। बहरहाल ये भी तय है कि द्रौपदी मुर्मू जी किस तरह से स्टैंड लेती हैं, वो अपने आप को कैसे प्रूव करती हैं, ये भी निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। बहरहाल आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।